एवरीवन, मेरा नाम जुबीर खान है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसबीआई 2021 की वैकेंसी निकली है क्लर्क की, इनके बारे में सब पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे इनके लिए, और एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या है, सैलरी कितनी है, तो सब डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैकेंसी से। ठीक है, इसमें 5000 वैकेंसी निकली है, जिसमें से 2109 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1181 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीक सेक्शन के लिए यहाँ पर 480 वैकेंसी है, एससी के लिए यहाँ पर 722 और एसटी के लिए 423, टोटल मिलाकर 4915 वैकेंसी है। और इसमें अपना जो वैकेंसी स्पेशल रिक्रूट है, ठीक है, तो यानी इन सबको मिलाकर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 5000 होती है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इन आगे चलते हैं। देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन होना क्या जरूरी है। देखो, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वालिफिकेशन का क्या है। देखो, या तो आप इसमें पास्ट हो, ठीक है, या फिर अपियरिंग में हो। जो अपियरिंग में है ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी कभी क्या होता है कि उसमें या तो पास्ट डिग्री मांगते हैं, अपियरिंग वगैरह का ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप ग्रेजुएशन हो चुकी हो, आप पास्ट हो, या फिर चाहे अपियरिंग में हो। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मार्क्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क्स हो। ठीक है, रीअपियर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एग्जाम या किसी भी पेपर में आपकी री है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, पास हो या अपियरिंग में हो। ठीक है ना, तो अपियरिंग में अगर रिजल्ट वगैरह नहीं है तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आया नहीं है। अपियरिंग के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज जो क्या है, रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्ट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका 27 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है भाई, लास्ट डेट इसकी है 17 मई, ठीक है, 2021। तो यहाँ अप्लाई कर लेना। कभी कभी लास्ट में ये होता है कि सर्वर वगैरह डाउन होता है तो रह जाते हैं बच्चे, तो अब कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में ही हो जाए। ठीक है, और आगे चलते हैं। यानी और अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है, देखो, क्वालिफिकेशन का था, जिसमें पास थे, अपेयरिंग में आप दोनों कर सकते थे। फिर इसका रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है 27 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो आता है, इसमें एज कितनी है। ठीक है, यानी एज क्राइटेरिया क्या है इसका, तो वो देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये वैकेंसीज है, इनको देख लीजिए आप किस वाइज ये। लेकिन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसबीआई जो बैंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये आपको किसी भी स्टेट में वैकेंसी, किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से, चाहे बेशक आप बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब का यही बेनिफिट होता है कि आपका जहां मर्जी हो वहां के हो, उसमें कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, जस्ट क्योंकि आपके स्टेट से रिलेटेड आपका ये SC ST या EWS जो भी आपका OBC सर्टिफिकेट वगैरह ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, या फिर जैसे आप इकोनॉमी वीक सेक्शन से, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो होना जरूरी है आपके पास। ठीक है ना, अब चलते हैं इसकी जो, देखो, ये तो वैकेंसी थी हमारी। वैकेंसी के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट है वो है हमारा एज का। ठीक है, कि भाई इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई एज को लेकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहाँ पर जो एज होनी चाहिए आपकी वो 20 साल से लेकर, मतलब मिनिमम जो एज होगी आपकी 20 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 20 होनी चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम आपकी जो एज होगी वो 28 है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम होता है, ये दोनों क्या चीजें हैं वो समझिए आप लोग। देखो, जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 तक ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिलता है इस पे। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी ये एज के अलावा उनको 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। मींस कि 28 के बाद उस पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि भाई देखो, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी। तो जैसे यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे उनकी एज ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम यही है जो भी है, क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखना कि कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ अप्लाई कर रहे हैं और हमारा 5-6 महीने हैं बच रहे हैं,
तो पेपर दे दीजिए आप। अगर आपकी एज के अंडर पेपर हो गया, अब चाहे पेपर डिले हो जाए 2 साल, तो आप तब भी उसके लिए वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो जाएगी निकाल लेंगे। अगर वो पेपर को डिले करते हैं तो फिर गलती उनकी है, ऑफिशियल जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनकी है, क्योंकि भाई हमने तो एज में दिया था, आप डिले कर रहे हो तो आपकी गलती है, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है तो वो 28 + 5 यानी 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसमें अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती, आपका एज मिनिमम मैक्सिमम होता है इसमें बस। उसके अलावा जैसे कि आपकी एज हो गई, उससे पहले चाहे आप 50 अटेम्प्ट दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसकी वैकेंसी होती है, जैसे PO में निकल गई, क्लर्क में निकल गई, SO में निकल गई, ठीक है। तो SBI 3 तरीके के ही वो वैकेंसीज आउट करती है। बाकी इन्हीं के बेस पे प्रमोशन होता है, तो आप इसके हाई रैंक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 साल का है, ठीक है ना। जो OBC के लिए है, जो OBC कौन सा, नॉन क्रीमी लेयर, NCL। OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वो कितना है, 3 साल का है, वो 3 ईयर का हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर सिंपल ये कह सकते हैं 28 + 3 यानी 31 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये OBC के लिए, किसके लिए, नॉन क्रीमी लेयर। एक क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी, तो नॉन क्रीमी के लिए ये, ठीक है, 3 साल का जो है। उसके बाद चलते हैं हम, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, कैसा मतलब, एक तो एक्स सर्विसमैन हो गया, एक्स सर्विसमैन के अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो यानी PWD कैटेगरी में आता हो, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, मतलब कोई हैंडीकैप्ट हो, आंख ना हो, नाक कान मतलब हाथ पैर ना हो, विजुअल हो या फिर हियरिंग वगैरह का हो, तो होता है ना। तो जो जैसे फिजिकल होते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ट होते हैं उन स्टूडेंट, उनके लिए भी बता देता हूँ। जो एक्स सर्विसमैन होता है उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज होता है। जैसे यहाँ पर ये है एक्स सर्विसमैन है कोई भी, तो उसकी एज ही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आता है बेटा हमारे पास यहाँ पर SC/ST प्लस में PWD, तो इनको जो मिलता है रिलैक्सेशन वो 15 साल का मिलता है। यानी कोई जैसा क्या है कि यहाँ पर हमारे पास देखो SC या फिर ST हो या प्लस में PWD हो वो, ठीक है। और अगर अदर कैटेगरी से PWD कैंडिडेट होगा तो उसको फिर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि SC/ST इसमें यानी 10 साल यानी 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ना कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है, किसी चीज काबिल बनाए हो, ऐसा पहली बात यही, किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो, अगर हो भी गया तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो फिर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जो कभी कभी ये होता है, देखो जब अगर देखो, ये मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम इनमें से कुछ उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी होती है, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती उसकी, तो इसलिए हम उसकी पूरी जानकारी जुटा ही नहीं पाते हैं। और ये रहता है कि हमारी एज हो गई उसमें, तो वो बता नहीं, मतलब आप खुद नहीं क्लियर कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है ना। सो ये था हमारा एज को लेकर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस टाइप से है, ठीक है। कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, देखो मैंने आपको इसका क्वालिफिकेशन बता दी कि ग्रेजुएशन पास हो, नंबर मैटर नहीं करते क्लर्क के लिए, ठीक है। दूसरी चीज एज रिलैक्सेशन बताया है, वैकेंसी बता दी, रजिस्ट्रेशन बता दिया, कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आगे है, आगे क्या है बेटा हमारे पास, अब आता है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। यानी सिलेक्शन प्रोसेस, कितने नंबर का पेपर कौन सा होता है, किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पर फेज 1 लेते हैं हम पहले, ठीक है। फेज 1 बोल लो या फिर इसको प्रीलिम्स बोल लो, प्री बोल लो, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स, ठीक है ना। यानी फेज 1 प्रीलिम्स में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक रीजनिंग एबिलिटी होता है, नंबर 1 पे क्या आता है हमारे पास, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी होता है। देखो अब क्या है बेटा, इसमें जो नंबर होते हैं और मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको देखो, इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है इनको। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क और टाइम, 3 चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं बेटा, 35। जो टाइम हो, जो मैक्सिमम मार्क होगा 35 का ही होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो इसका जो टाइम होगा बेटा वो 20 मिनट होगा आपके पास, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम रहते हुए चीजों की कदर कर लिया आपने तो बहुत कुछ अच्छा, और लाइफ आपका फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, अगर टाइम को मैनेज नहीं करके चलते तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आपके तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है। तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इसमें भी बेटा 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 नंबर में होता है और 20 मिनट होते हैं इसके भी, ठीक है। अब बचता है हमारे पास बेटा जो थर्ड होगा, प्री के लिए बता रहा हूं मैं, मेंस के लिए नहीं, अभी जो प्री के लिए होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा आपका, ठीक है। जो ये 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, और यहाँ पर 20 मिनट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी कितने हैं, 100 है, ठीक है बेटा। और जो टाइम है वो 60 मिनट, मतलब आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए 1 आवर है आपके पास, यानी 1 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे कुछ अदर वैकेंसी होती है वहां पर पीडब्ल्यूडी को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें 20 मिनट होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप स्क्राइब वगैरह या सर्बल पालसी वगैरह जैसे लिखने वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये टाइम एक्स्ट्रा मिल भी सकता है इसमें, ठीक है ना। आप फॉर्म भरते हो उसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो राइटिंग स्पीड है वो अफेक्ट होती है, तो फिर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उनका बेनिफिट लीजिए, मेरा तो बस यही कहने का मतलब। अब बेटा जो ये होता है हमारा, ये प्रीलिम्स होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल और इंग्लिश। अब इसमें आपको क्या है कि जो भी कट ऑफ जाती है इसके कट ऑफ के बेस पे, मतलब पासिंग क्लियर करना होता है, यानी इसके बेस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं आपको। अब दूसरी चीज ये है बेटा, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी सिलेक्शन, जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पर 5000 वैकेंसी है, तो 5000 वैकेंसी का 10 गुना वो सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो इसके यानी जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उनका 10 गुना ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो यानी सिंपल सी बात है, यहां पर वो 50,000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है ये, ठीक है ना। लेकिन जब प्री क्लियर कर लोगे मेंस के लिए तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई क्लर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छी पोस्ट नहीं है, अच्छी वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, और ऐसा काम भी क्या करना पड़ता है एसबीआई में, तो आप लोगों को सबको पता है, मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट जो, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कि यानी जो नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं वो इतने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो ये मत सोचना कभी कि 5000 ही तो वैकेंसी है, इसमें क्या ऐसा भाग दौड़ मारपीट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, 50,000 थोड़े स्टूडेंट नहीं होते बेटा, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सोच समझ के तब वो करना, ठीक है। और आगे चलते बेटा, तब क्या है कि अब देखो इसमें क्या है कि आपके जो प्री के मार्क्स होते हैं ना वो कहीं नहीं जुड़ते, बस ये पेपर प्री यानी क्वालिफाई करो, मेंस के लिए चले जाओ, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। बाकी इसके नंबर वगैरह कहीं नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी एक चीज और है, अभी बताएंगे, डिस्कस करने वाले। अब इसका देखिए ये है, अगर इसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करने के बावजूद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, तो अब जब जो भी कुछ करेगा ना वो मेंस करेगा बस, ठीक है। यानी मोस्टली इसके 3 फेजेज होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं बताता चलूंगा भी धीरे धीरे। अब हम मेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो मेंस होता है वो किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा, इनको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम तैयारी करने में तो जुट जाते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। भाई सबसे ज़्यादा जरूरी है उन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। सो अब करते हैं फेज 2 की बात, यानी मेंस की बात करते हैं अब, ठीक है ना। तो मेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बढ़ जाएंगे, तो कौन कौन से होंगे, कितने नंबर में पूछे जाएंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि देखो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी जो पहला होगा हमारा वो होगा रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बेटा, नंबर ऑफ मार्क्स कितने में पूछा जाता है और इसकी टाइमिंग क्या है ये देख लेना बस, ठीक है ना। तो इसमें जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 60 होते हैं, और जो इसमें टाइम मिलता है आपको वो मिलते हैं 45 मिनट्स। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। तो यानी इसमें 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना।
यानी मैंने बोला है कि आपको रीजनिंग एबिलिटी प्लस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। जो दूसरा है हमारा इसमें वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ बोलते हैं जिसको हम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी इसमें यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स में ही होंगे बेटा, और जो इनका टाइम होगा वो भी 45 मिनट्स होगी। अब एक चीज यहाँ पर नोट करना बेटा कि आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में करने हैं ये चीजें सॉल्व, ठीक है। क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन है 50 मिनट, और यहाँ पर सॉरी 50 मार्क्स में है लेकिन 45 मिनट है, समझ रहे हो ना क्या है। तो ये रेशो निकाल के चलना हमेशा, ठीक है, कि भाई एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम है। तो हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते हो आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, जो आपकी एक्यूरेसी और जो स्पीड है, समझ रहे हो, तो दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। स्पीड तो आपकी बहुत तेज है, एक्यूरेसी नहीं है, या एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलो, प्रैक्टिस वगैरह करो और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। सो यानी ये था हमारा दूसरा सब्जेक्ट। जो इसका तीसरा सब्जेक्ट होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही होगा, ठीक है, यानी जनरल इंग्लिश होगी जो, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है। इसके आपसे बेटा 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, 40 मार्क्स होंगे, लेकिन 35 मिनट्स होंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। 35 मिनट्स मिलने वाली है अब इसमें। फिर आता है हमारे पास जनरल फाइनेंस और जनरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी जो इसका 4th पेपर होगा जनरल फाइनेंस और जनरल इकोनॉमी। तो ये जो चीजें हैं बेटा ये आपसे उसी टाइम में पूछे जाते हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से, ग्रोथ रेट क्या है, जो आपके बिल वगैरह पास हुए हैं जो भी है, ठीक है ना। तो बजट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओबीसी बात है, बैंक से रिलेटेड है तो उन क्वेश्चनों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 मार्क्स में है, लेकिन जो इनका जो टाइम है वो भी आपके पास 35 मिनट्स ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और जो टोटल टाइम है वो कितना है आपके पास, ठीक है। तो यानी जो मेंस जाने वाला बेटा आपका, उसके अंदर 190 क्वेश्चंस होंगे और ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी ये आपके क्वेश्चंस होंगे, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी 200 मार्क्स का होगा, और जिसका जो टोटल टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट, यानी मैं कह सकता हूँ 160 मिनट, ठीक है। यानी 160 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन करने का जो टाइम मिलेगा वो आपको 1 मिनट से भी कम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ध्यान देने वाली चीज़ें यही तो होती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको ना एक रेस में दौड़ रहे हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अब किस तरीके से दौड़ना है ये आपको कहीं ना कहीं आप गाइडेंस जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं हम, तो आगे भी हमेशा ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक ही सीमित है, ठीक है। तो अभी आपको सब सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो इसका मेंस का जो प्रोसेस है, ठीक है, कि भाई इसमें रीजनिंग यानी कंप्यूटर इसको एक में कर दिया, देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट है, रीजनिंग और कंप्यूटर मैथ हो गया, यानी रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जनरल इकोनॉमिक्स या जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, ठीक है। तो इनको पढ़ के नहीं, इनके ऊपर बेस्ड होता है। 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 160 मिनट होती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये है, अब इसमें स्कोर कितना करना पड़ेगा बेटा, देखो ये तो आपके जो ऑफिसर्स होते हैं बैंक के वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो वही है। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जाती है उसके बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि ये तो ऐसा तो कोई है नहीं है, जो भी चीज़ें होती है, जो भी हम तैयारी वगैरह करवाते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें, ये जस्ट प्रेडिक्शन होती है या फिर एस्टिमेशन होता है कि भाई लास्ट ईयर में ये था कि नेक्स्ट ईयर ये इसकी प्रोबेबल चांस है कि इस तरीके से इसकी कट ऑफ वगैरह जाए। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें यही है, प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड देखा जाए तो, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि मेंस के देखो जो मार्क्स होंगे आपके, यानी मेंस के जो मार्क्स होंगे वो जुड़ेंगे, बस उन्हीं के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि SC ST OBC, SC
ST और PWD और एक्स सर्विसमैन, तो जो ये कैंडिडेट होते हैं बेटा, इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 5% रिलैक्सेशन, जो मेंस के जो मार्क्स आते हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो उसमें इनको थोड़ी सी छूट मिलती है, ठीक है, इन लोगों को, सिर्फ SC ST को, PWD को और एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। बाकी को तो भाई अपना मारपीट भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, वो स्टेट वाइज होती है बेटा, कि हर एक स्टेट की अलग अलग जाती है, सेम नहीं जाती। और सारी कैटेगरी की, यानी SC ST, जनरल, OBC, EWC, PWD, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि स्टेट की अलग, हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे अभी आपको आप बात करोगे, गुजरात की सबसे कम थी लास्ट ईयर देखते हैं तो, मतलब ठीक है, तो यानी कम थी। यानी चंडीगढ़, हरियाणा या दिल्ली की सबसे मैक्सिमम है। तो ये जो मेट्रो सिटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ करते हैं लोग, कि भाई सिटी में जॉब लग जाए, गाँव में तो कोई ज़्यादा रुक करता नहीं है। तो यही रीज़न इसका, कि कभी कभी क्या होता है कि हर एक स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो अपडेट कर, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसमें, यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कैसे होगा। जो थर्ड चीज़ होती है बेटा, वो होता है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें भी देख लो आप कहाँ कहाँ गलती करते हो। कभी कभी जब फॉर्म फिल करते हो तो यानी लैंग्वेज टेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो बेटा, मान के चलो आपको मराठी लैंग्वेज आती है, मतलब आप महाराष्ट्र से हो और मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको राजस्थानी नहीं आती होगी, मुझे मराठा नहीं आती होगी, एक कॉमन सी चीज़ है ये तो। अब वो बात अलग है कि आपको आती है। एक तो क्या है कि जो लैंग्वेज आप चूज करोगे वो आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट में देखा जाएगा, क्या आपने ये लैंग्वेज पढ़ी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने स्कूल में पढ़ी तो उसके बारे में हमें नॉलेज भी है थोड़ी बहुत, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने स्कूल में, जैसे मान के चलो गुजरात चला गया, मैं गुजराती, मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन मुझे गुजराती तो मैंने पढ़ी नहीं है 10th 12th में, तो फिर उसका एक वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपका 10th और 12th के बेस पे पता चलता है कि भाई इनकी लैंग्वेज है, इन्होंने पढ़ा है, तो ठीक है। अगर उनको नहीं पता चलता तो फिर वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि बेटा लोकल रीजनल जरूरी है। जैसे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपने जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई कर दिया, अब जम्मू कश्मीर में या तो कश्मीरी या फिर डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं, यानी डोगरी लैंग्वेज होती है। अगर आपको वो नहीं आती, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ के जो लोगों को कैसे डील करोगे आप, समझ रहे हो। अब आपको पंजाबी नहीं आती, आप मराठ, मतलब आपको साउथ इंडियन हो, मान के चलो कर्नाटका से हो, कहीं से भी हो, आपको अदर लैंग्वेज आती है लेकिन पंजाबी नहीं आती, तो अगर आपने उसको नॉलेज है तो अच्छी बात है, या एक शॉर्ट पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। अब देखो इसकी जो सैलरी होती है भाई, जो सैलरी होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी चीज़ें बता दी, अभी तक सैलरी पर नहीं आया है। जो बेटा इसकी इनिशियल सैलरी होती है ना, वो होती है 20,000 से 23,000 इन हैंड। मतलब ये कह सकते हैं कि हम 20,000 रुपये से 23,000 रुपये इन हैंड होता है, समझ रहे हो। मतलब आपको कटपिट का जो भी है सारा टोटल मिला के ये आपको मिल जाएगा, मतलब बेसिक सैलरी बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है बेटा कि जो मेट्रो सिटी होती है, मेट्रो सिटीज़ होती हैं जैसे लाइक मुंबई, दिल्ली वगैरह, ये सब होती है, तो इसमें थोड़े से आपको बढ़ के पैसे मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये 20 से ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है वो 25 की रेंज हो जाए आपकी, ठीक है ना। तो इन पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन चीज़ों को समझ के चलना कि मेट्रो सिटीज़ में जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाँ होम अलाउंस वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, जिसमें आपका भाड़ा, किराया, होम अलाउंस वगैरह सब काफ़ी कुछ मिला के नहीं तब जाके ये देते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे जो क्या होता है कि जो इसकी कट ऑफ है, तो जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, थोड़ा सा उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कैसे थी, मिनिमम कितनी थी, मैक्सिमम कितनी थी और किस कैटेगरी में थी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार पूरा, तो मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, पर आपको एक आइडिया दे दूंगा कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी हमारी किस किस तरीके से थे वो, ठीक है ना। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो याद रखना, आपकी हर एक स्टेट की अलग अलग जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी कितनी हाई है कितनी नहीं है। ऑब्वियस बात है, मान के चलो आपके पास 300 है, मतलब 300 आप लोगों के पास टोटल वैकेंसी है, और रजिस्ट्रेशन आ गए आपके पास 3 लाख,
किसी स्टेट में वैकेंसी वहाँ पर 1000 है लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं सिर्फ 10,000। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है वहाँ पर उसका जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी कम जाएगी, लो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार आइडिया रफली आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से क्या है कि देखो जो जनरल कैटेगरी की थी जो यानी इसका था जो मैक्सिमम से जनरल कैटेगरी का जो मैक्सिमम था वो 96 था और मिनिमम 82 था, समझ रहे हो, यानी 200 में से ये इसकी कट ऑफ थी, ठीक है। अभी डिफरेंट स्टेट की थी बेटा, इसमें वेरी करते रहते, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी कहीं पे कम हो जाएगी, ये चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड मतलब कर पाते हैं कि भाई ये किस चीज़ के लिए, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी कितने, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, ठीक है। तो उनके बेस पे ये कट ऑफ जाती है। क्लियर हो रही है ना चीज़ें। तो हर एक चीज़ की अलग अलग है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो बेटा ये देखो ओबीसी 89 से लेकर 69 तक है, समझ रहे हो, 89 से लेकर 69 तक है। अब ये 69 है यहाँ पर देखो, किसी में मैक्सिमम यानी स्टेट बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी स्टेट में 89 तक भी गई है, किसी में ये 69 भी गई है, समझ आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टेट का है, तो किसी में 89 है, किसी में 70, किसी में 75, सब में अलग अलग होती है। तो स्टेट वाइज जो भी वैकेंसी निकलती है इनमें यही होता है कि हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्योंकि आपको दिल्ली की वैकेंसी चाहिए, वहां पर हो सकता है जो कट ऑफ हो 89 हो, लेकिन आपको गुजरात का चाहिए तो गुजरात का ये हो, समझ रहे हो। तो यानी अट्रैक्शन लोगों का किस तरफ होता है, कैसे कौन सा है। तो हमेशा जो लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के अगर आपको लगता है लैंग्वेज वगैरह का कोई इश्यू ना हो तो जिसमें आप कंफर्ट हो तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो दूसरा है हमारे EWS की आती है, जो EWS की जो थी हमारे पास वो थी 94 से 70, 94 से 70 जो EWS इकोनॉमी वीक सेक्शन था, जो मैक्सिमम ये थी मिनिमम ये थी, ठीक है। अब 20-30 ये स्टेट है, जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होती है उसमें, तो उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी यानी जो रेंज होती है ना ये है कट ऑफ की, ठीक है। 94 मैक्सिमम, 70 उसमें मिनिमम होती है, ठीक है ना। सो अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर क्या देखो जैसे SC ST का करेंगे। अगर हम SC की बात करते हैं तो जो SC की होती है वो है आपके पास मैक्सिमम 75 से 64, मतलब अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है क्लियर करने के, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में किस तरीके से क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जो इफेक्टिव हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि इस क्लास में हमने आपको अभी जस्ट इसके वैकेंसीज के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास आई होप हम डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर कैसे होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर स्ट्रेटेजी नहीं बना के चल रहे इट मीन्स हम कॉम्पिटिशन में तो है लेकिन उस पॉइंट पर कभी नहीं पहुँच सकते जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। तो जो स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आगे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई कैसे स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो यानी ये आपके ST की हो गई। अगर ST की देखते हैं तो यहाँ पर ये 60 के अराउंड ही रहता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, यानी ऑलमोस्ट जो स्टेट की होती है सब में लगभग सेम ही होती है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बस इसमें 60 के अराउंड, किसी में 70 मतलब ज़्यादा होगा तो 61 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा जो EW मतलब जो ये PWD कैटेगरी में है, यानी SC ST से हैं या फिर जैसे किसी भी कैटेगरी से PWD सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका, तो उनकी भी जो रेंज होती है ना हमेशा, अगर चाहे ST से हो चाहे जनरल से हो तो वो भी उनकी भी रेंज यही जाती है, ठीक है। तो आपको यही कहूँगा अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह अपना बनवाइए और अप्लाई करिए, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होती है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारा जो सिलेबस वगैरह क्या है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, तैयारी क्या है, कैसे मतलब किस हिसाब से करना है, तो सब कुछ ये आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।